अभी मोबाइल से ही कर रही हूँ, अभी राधा दीदी के उस पर नहीं कर रही। निर्मला चौधरी, इंदिरा चौधरी, सुमन चौधरी।
Mamta Berba, Yes, ma'am. Nagadipatar Nirmala Chaudhary, Indira Chaudhary, Suman Chaudhary. हाँ, सेजल छिपा, पायल राजी, है ना, आ गई ना। भावना चेल्सी, सेजल छिपा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। भावना चेल्सी, चेल्सी ने भी अच्छा किया है टेस्ट में, है ना बेटा। चेल्सी ने भी अच्छा किया है, चंदा शर्मा ने भी, रेखा चौधरी का भी अच्छा था, रेखा चौधरी।
हाँ, पिंकी चौधरी आ गए, सुमन चौधरी, पूजा कुमावत, सीमा चौधरी, निकिता शर्मा, कांता जाट। शुभी जोशी, अंशु शर्मा, शुभी जोशी। Present, ma'am. लगा दी बेटा। रति छिपा, हाँ बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपन इडाफिक फैक्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, मतलब मृदा के बारे में। इडाफिक फैक्टर्स टॉपिक है, इडाफिक फैक्टर्स। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति, जो सॉइल है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम, SOLUM से हुई है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी भू सामग्री जिसमें पौधे उगते हैं। तो सॉइल का मतलब सोलम से मृदा की उत्पत्ति हुई है, और सोलम शब्द का अर्थ क्या है? ऐसी भू सामग्री जिसमें पौधे उगते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, संरचना, स्ट्रक्चर, कार्यशैली तथा इससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी कहते हैं। PEDOLOGY। पीडोस, PEDOS, पीडोस का अर्थ है पृथ्वी। अब पृथ्वी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना पीडोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना पीडोलॉजी कहलाता है। इसे इडेफोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। तो महान वैज्ञानिक डोकियाचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब डोकियाचेव इज नोन एज द फादर ऑफ पीडोलॉजी। मृदा विज्ञान का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया 2 स्टेप्स में पूरी होती है। कौन से? 2 स्टेप्स में, 2 चरण में पूरी होती है, जो कि कौन कौन से हैं? जो कि निम्न प्रकार से हैं।
पहला है वेदरिंग, जिसे आप अपक्षय कहते हो। दूसरा है पीडोजेनेसिस, मतलब अब अपन मैं बताती हूँ वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय क्या होता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें एवं शिलाखंड टूटकर छोटे छोटे खनिज कणों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये कहलाता है अपक्षय या वेदरिंग। पीडोजेनेसिस, मृदा जनन, मतलब खनिज कणों से मृदा के विकास की प्रक्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है। इसके अंतर्गत खनिज कणों पर विभिन्न भौतिक, जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से मृदा का निर्माण होता है। अब मैं बात करती हूँ आपसे वेदरिंग प्रोसेस, मतलब चट्टानों की अपक्षय प्रक्रिया के बारे में। मतलब वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत बड़ी बड़ी कठोर चट्टानें टूटकर या विघटन द्वारा छोटे छोटे खनिज कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे अपक्षय कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे वेदरिंग कहा जाता है। तो प्रकृति में अपक्षय, वेदरिंग की प्रक्रिया 3 विधियों द्वारा संपादित होती है। कौन कौन सी 3 विधियां हैं? एक तो होता है फिजिकल वेदरिंग, मतलब भौतिक अपक्षय। क्या है? फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय। दूसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। और तीसरा है आपका फिजिकल वेदरिंग, मतलब भौतिक अपक्षय, जो पहले मैंने बताई दिया है ना, भौतिक अपक्षय। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। पहला है मतलब भौतिक अपक्षय के बारे में अपन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो अनेक फैक्टर्स जैसे कि विंड, पवन, टेम्परेचर, तापमान एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नियंत्रित होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के एकत्र या जमा होने से चट्टानों का निर्माण होता है। इन खनिज पदार्थों की यह विशेषता होती है कि ये गर्मी में अर्थात हाई टेम्परेचर पर फैल जाते हैं तथा लो टेम्परेचर पर या मैम एक बार वापस रिपीट करना। उड़ जाते हैं। हाँ बेटा, कौन बोल रहे हैं? बोलो बोलो, आपके चुप हो गए मैम बेटा। मैं पूजा कुमार बोल रही हूँ। हाँ बोलो पूजा। मैम वापस रिपीट कर दो एक बार, हाँ फिजिकल एक मिनट वेदरिंग। पूजा, 1 मिनट मैं एडमिट कर दूं और एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ आप लोगों का। 1 मिनट अभी करते हैं बेटा, है ना? वापस रिपीट करते हैं पूजा, जरूर। बेटा आप लोग अपने कैमरा जो है ना, वीडियो को ओपन रख लिया करो। सभी लोग वीडियो को ओपन रख लिया करो, है ना? अच्छा पूजा, कहाँ से रिपीट करना है पूजा? आप फिजिकल वेदरिंग से रिपीट कर रही हूँ बेटा पूजा। फिजिकल वेदरिंग जिसे क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय। तो यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो अनेक फैक्टर्स, अनेक कारक जैसे कि पवन, विंड, टेम्परेचर, तापमान एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नियंत्रित होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के एकत्र या जमा होने से चट्टानों का निर्माण होता है। इन खनिज पदार्थों की यह विशेषता होती है कि ये गर्मी में अर्थात हाई टेम्परेचर पर फैल जाते हैं। मतलब गर्मी में तो जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो खनिज पदार्थ फैल जाते हैं तथा लो टेम्परेचर पर
निम्न तापमान पर या ठंड में खनिज पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पत्थर की बड़े बड़े चट्टानों में दरारें बढ़ जाती हैं, मतलब क्रीवाइस फॉर्मेशन होने लगता है। इन दरारों के बन जाने से धीरे धीरे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती हैं। ठीक है, अब मैं ममता शर्मा और मोनिका को एडमिट कर देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर ये टुकड़े मिट्टी के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। चट्टानें अनेक परतों में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार के परतों में विन्यास को स्तरीकरण कहते हैं या एक्सप्लायेशन कहते हैं। चट्टानों की ऊपरी परतें वातावरण में उद्भासित रहती हैं, अतः गर्मी एवं तीव्र प्रकाश में उच्च तापमान के कारण चट्टानों की ऊपरी परतें तो प्रसारित होती हैं या हाँ, नेटवर्क की कमी थी बेटा, अभी चलने दो, अभी है ना। वेटिंग रूम में कौन आया इतनी देर में? 3 people इन वेटिंग रूम। रति छिपा है, ये बेटा बार बार एडमिट नहीं हो पाएंगे प्रियंका। ठीक है, अब लेते हैं, वापस बता रही हूँ। चट्टानों की ऊपरी परतें वातावरण में उद्भासित रहती हैं, अतः गर्मी एवं तीव्र प्रकाश में उच्च तापमान के कारण चट्टानों की ऊपरी परतें प्रसारित होती हैं, अतः फैलती हैं। लेकिन चट्टानों की निचली परतें जो दबी हुई एवं भीतर की ओर होती हैं, उन पर हाई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है एवं ये ठंडी बनी रहती है, इसलिए इनका फैलाव नहीं होता है। ऐसी अवस्था में चट्टानों की ऊपरी परतों का फैलाव एवं संकुचन निचली परतों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये परतें पृथक होकर टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को एक्सफ्लोएशन अपपत्रण कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ लैंड स्लाइड्स की, मतलब भूस्खलन की बात करती हूँ। तो भूस्खलन परिघटना के कारण भी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से चट्टानें नीचे की ओर गिरकर चूर चूर हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों के टुकड़े एवं शिलाखंड ऊपर से लुढ़क कर नीचे की आने के दौरान टूटने लगते हैं, नीचे की ओर आने के दौरान टूटने लगते हैं या टूटते हैं। निर्जन, एक बार एडमिट कर रही हूँ रति छिपा को और दर्शिता। निर्जन वनस्पतिहीन पहाड़ियों पर शरद ऋतु में कभी कभी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इसके कारण चट्टानों की दरारों में मौजूद जल भी बर्फ के रूप में जम जाता है एवं इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। बढ़े हुए आयतन के कारण चट्टानों पर दबाव पड़ता है एवं चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं। पहाड़ी स्थानों में तीव्र गति से बहते झरने, गिरते हुए जल प्रपात, वाटरफॉल, वर्षा की बूंदें एवं ओलावृष्टि ऐसे माध्यम हैं
जो बड़ी बड़ी चट्टानों एवं इनके टुकड़ों पर लगातार प्रहार करके इनको छोटे छोटे खनिज कणों में रूपांतरित कर देती है। पर्वतीय स्थलों एवं पठारों में नदियों की तीव्र प्रभावमान जल धारा बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर अपने स्थान या अपने साथ ले जाती हैं या ले आती हैं। लगातार लुढ़कते हुए ये पत्थर के टुकड़े गोलाकार स्फेरिकल हो जाते हैं। इनके किनारे लगातार घर्षण के कारण छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली रेत इन छोटे बारीक कणों को निरूपित करती हैं। समुद्रों में उठने वाली लहरें भी किनारों की चट्टानों से बार बार टकराकर इनको विखंडित करती हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ केमिकल वेदरिंग की। बेटा आप लोगों से एक बात पूछ रही हूँ, जो वीडियो है ना वो ऑन रखा करो। फिर आप लोग एका जी के में तो ऑन ही रखते होंगे ना लिखते समय, नहीं रखते बेटा? कोई भी बोलो। जैसे इंदिरा चौधरी ने तो ऑन कर दिया वीडियो, है ना? तो वीडियो बेस ऑन रख लो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। पूजा कुमावत ने भी कर लिया है। रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए मतलब केमिकल वेदरिंग के लिए नमी एवं वायु का होना आवश्यक होता है। जल एक सॉल्वेंट विलायक के रूप में कार्य करता है। मृत पादप व प्राणी शरीरों के अपघटन द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह और अधिक सक्रिय हो जाता है। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनिफिकेशन एंड डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण इत्यादि प्रमुख रासायनिक क्रियाएं हैं जो चट्टानों के अपक्षय वेदरिंग में भूमिका निभाती हैं। तो घुलनशील खनिज पदार्थ जल अपघटन हाइड्रोलिसिस के द्वारा आसानी से पृथक कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वर्षा के समय जल से क्रिया कर कार्बनिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा के जल के साथ ये अम्ल जमीन पर आ जाते हैं तथा धीरे धीरे चट्टानों की सतह पर क्रियाशील होकर इनका अपक्षय कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब जैविक अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों की दरारों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की रूट्स प्रविष्ट हो जाती हैं। ये पेड़ पौधे इन चट्टानों के आसपास उगते हुए पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों में पीपल, बरगद एवं गुर्जन एक्सेट्रा के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी जड़ें, रूट्स दरारों में उपस्थित जल एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का पौधे के पोषण के लिए उपयोग करते हुए बड़ी तेजी से वृद्धि करती हैं तथा इन दरारों में फैलते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े
कर देती हैं। इसके साथ ही प्लांट्स की रूट्स से कुछ कार्बनिक एसिड्स भी स्रावित होते हैं तथा दरारों में उपस्थित जीव जंतुओं की मृत्यु व इनके सड़ने व गलने से भी निरंतर ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण चट्टानों का अपक्षरण होता है। अनेक सजीव इकाइयां जैसे कि लाइकेंस, फंजाई, बैक्टीरिया, मॉस, हायर प्लांट्स, केंचुए एवं अन्य सूक्ष्म मेदाजीव भी चट्टानों के जैविक अपक्षरण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्लांट सक्सेशन की प्रक्रिया में क्रस्टोस एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस स्पीसीज जैसे कि पार्मेलिया एंड राइजोकार्पन चट्टानों की सपाट सतह का अपक्षरण कर इनके ऊपर कुछ बारीक खनिज कणों का निर्माण करती हैं। इनके प्लांट बॉडी से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्लों, कार्बनिक एसिड्स एंड ऑक्सैलिक एसिड्स का स्राव होता है, जो चट्टानों के अपक्षरण में विशेष रूप से कार्यशील होता है। अब आपके कोर्स में सॉइल प्रोफाइल, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेदरिंग एंड द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ द सॉइल, और सेकंड क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, मतलब मृदा परिच्छेदिका या स्तरीकरण क्या होता है। तो अब मैं बात करती हूँ सॉइल प्रोफाइल की, मृदा के स्तरीकरण की। तो प्रकृति में चट्टानों के अपक्षरण एवं मृदा जनन पीडोजेनेसिस के द्वारा होने वाला मृदा का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लगातार चलती रहती है। सॉइल को विभिन्न स्तरों, लेयर्स और होराइजन्स संस्तरों में विभेदित करने की प्रक्रिया को मृदा स्तरीकरण, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा सॉइल प्रोफाइल का विकास भी जनक चट्टानों, सॉइल प्रोफाइल का विकास भी जनक चट्टानों, पेरेंटल रॉक्स, जलवायवीय कारकों, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायवीय कारकों, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, भू आकृतिक कारकों, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स एवं अनेक जैविक कारकों, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एवं अनेक जैविक कारकों पर निर्भर करता है। तो मृदा सॉइल में उपस्थित सूक्ष्म जीव सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कहे जा सकते हैं, जो विभिन्न पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। शीतोष्ण वनों मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट में सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित अपघटन की प्रक्रिया मंद गति से होती है, अतः मृदा के विभिन्न स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो सभी जगह की मृदा परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल एक समान नहीं होती। विभिन्न मृदा संस्तरों या प्रोफाइल को ए, बी, सी स्तरों में विभेदित किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कल अपन बात करेंगे ए होराइजन के बारे में, बी होराइजन के बारे में, और ए होराइजन, बी होराइजन एंड सी होराइजन मृदा के ये लेंगे। इनकी फिर अपन बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन
एंड क्लाइमेट की। तो ये जो टॉपिक है मैंने आपको पढ़ाया, ये है फर्स्ट यूनिट में है मृदा संस्करण। आप अपन देखेंगे इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी का पेपर चल रहा है, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया है सॉइल प्रोफाइल है ना, ये है अपना फर्स्ट यूनिट में। और पहले मैंने आपको पढ़ाया था जीरोफाइट्स, ये भी फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। और कल अपन ने लिया था एटमॉस्फियर, वायुमंडल, ये भी यूनिट फर्स्ट में है आपका। तो यूनिट फर्स्ट में अपन ने क्या क्या कर लिया, वायुमंडल कर लिया, एटमॉस्फियर कर लिए, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट जोन्स कर लिए, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, ये पूरा हो गया। अडेप्टेशंस and morphological, anatomical and physiological adaptations in xerophytes, ये भी पूरा हो गया। अब मैं इसमें ले रही हूँ सॉइल प्रोफाइल, डेवलपमेंट, वेदरिंग। ठीक है, यूनिट सेकंड में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया है आपको इकोसिस्टम पढ़ा चुकी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इकोलॉजी में अपन ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी है ना, आपका कॉटन हो गया था, जूट हो गया था, और आपके टी एंड कॉफी विविडेज प्लांट्स भी पूरे करा दिए थे। मेडिसिनल प्लांट्स अभी क्वेश्चन भी दिया था, औषधीय पादप भी हो गए थे। ठीक है, जैसे कि इसबगोल है, सफेद मूसली है, सेना है, रोवल्फिया है। फिर यूनिट सेकेंड में मैंने करा दिया था राइस, व्हीट और मेज। ठीक है, तो अपन सॉइल प्रोफाइल कल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक लेते हैं देखते हैं, इसी में से लेंगे अभी इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इकोलॉजी का कोई टेम्परेचर लाइट का टॉपिक ले लेंगे, या फिर कोई बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन एंड फास्फोरस, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी कल ले लेंगे। पर सॉइल प्रोफाइल पे क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, सॉइल प्रोफाइल पे आपका इडाफिक फैक्टर्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए मेन क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपका अभी नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सॉइल प्रोफाइल का विस्तृत वर्णन कीजिए। सॉइल प्रोफाइल एक क्वेश्चन तो ये बनता है। एक क्वेश्चन बनता है मृदा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो मृदा जल पर, मृदा वायु पर, मृदा तापक्रम पर टिप्पणियां लिखिए, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, लास्ट है इंपॉर्टेंट, मृदा के जैविक घटकों का विस्तृत वर्णन कीजिए और मृदीय कारक क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मृदा के ऊपर बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप आंसर क्वेश्चंस है, वो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनको ही अपन करेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगी कि मृदा के होराइजन्स के बारे में, मतलब ए बी सी, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ए होराइजन, ए संस्तर, बी होराइजन, सी होराइजन, आर होराइजन, और सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट के बारे में भी कल बात करते हैं। एंड सॉइल कंपोजिशन एंड द इफेक्ट ऑफ सॉइल कंपोजिशन ऑन वेजिटेशन, मृदा संगठन तथा वनस्पति पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। ठीक है, 9:32 में भी एक स्क्रीनशॉट अभी कौन ने ज्वाइन किया, देखो दर्शिता राणा आ गई, चंदा शर्मा, पूजा कुमावत, ममता बैरवा, गुंजन कुमारी, अन्नू बुनकर, रेखा चौधरी, भावरा चेल्सी, पायल राजे, सुमन चौधरी, पिंकी चौधरी, सीमा चौधरी, अंशु शर्मा, मीनू कुमारी, प्रीति जागड़, मोनिका, चंदा चलावरिया, सोनू कुमारी, कांता जाट, तनुश्री, निकिता, प्रिया, चंदा चलावरिया, मोनिका, रति छिपा। ठीक है, काफी लोग आ गए आज तो, है ना। अगली बार सभी लोग बेटा टेस्ट दें जब भी होता है। ठीक है, अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिससे एक ही क्वेश्चन किया था उसका तो फिर एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलते, वैसे अच्छा किया है आप लोगों जो भी टेस्ट में प्रिपेयर हुए, क्योंकि आप लोगों के पास शुरू में तो बुक्स भी नहीं थी, तो इससे भी मैं मानती हूँ कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। बॉटनी में, बॉटनी की बात कर रही हूँ।